नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने जो काम किया उस पर सोचने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को भी सोचने की जरूरत है, बीएसपी को सोचने की जरूरत है और सबसे ज्यादा किसी को सोचने की जरूरत है तो वो है समाजवादी पार्टी। सोचना भी चाहिए, क्योंकि जो मैंडेट जनता की तरफ से दिया गया उत्तर प्रदेश में, उस मैंडेट के पीछे बहुत बड़े संदेश, बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। और वो है कि जाति नहीं, धर्म नहीं, बल्कि अलग अलग चीज़ों को लेकर जो बाकायदा कई तरह के हवाई दावे किए जा रहे थे वो भी नहीं, बल्कि जो दावे या जो वादे आप कर रहे हैं जनता के साथ, उन दावे और वादों को सही तरीके से अमली जामा पहनाने का काम यदि आप करते हैं सरकार के रहते हुए कार्यकाल के दरमियान, तो जनता उस पर भरोसा करती है। और जनता कुछ इसी तरह से भरोसा करके बाकायदा एक प्रचंड जीत बीजेपी के नाम जनता की तरफ से कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का बाकायदा एक अलग तरह का प्रोफाइल यहां पर पूरी तरह से निकलता हुआ सामने आया। जिस तरीके से माफियाओं का, साथ ही साथ अपराधियों का खात्मा उनकी तरफ से किया गया, योगी सरकार ने प्रहार किया उनकी पूरी गतिविधियों पर, उससे जनता कनेक्टेड हुई। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर जो बड़ी एक बात होती थी, सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के अंदर एक बात बहुत अच्छे से, महिलाओं के दिल में एक बात घुसी योगी सरकार के लिए कि योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बेहतर है, महिला की सुरक्षा को लेकर इतनी बेहतर स्थिति है, दूसरी सरकार ऐसा नहीं दे सकती है। समाजवादी पार्टी सरकार को भी वक्त मिला सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन समाजवादी पार्टी 12 से 17 के कार्यकाल में वो बेहतर काम नहीं कर पाई। और वो चीज़ें जनता के जहन में अभी तक ताज़ा बना हुआ है। अगर ताज़ा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी को दोबारा जनता नकार नहीं पाती। ये अलग बात है कि बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ है, ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी को सीटों का फायदा हुआ है, लेकिन जीत बीजेपी के खाते में आई है। इस बात को समझना जरूरी है। सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया गया जनता की तरफ से, इस बात को समझना जरूरी है। ये अलग बात है कि 47 सीट से समाजवादी पार्टी 100 से ऊपर पहुंच गई, लेकिन इसको आप इस तरीके से बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी है। बढ़ी जरूर है, लेकिन तब भी जनता ने आपको नकार दिया। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। इस वक्त राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बात को बहुत ही आत्ममंथन करने की जरूरत है कि गलतियां कहां पर हुई, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने बाकायदा कई तरह के प्रयोग किए, उत्तर प्रदेश में एक भी प्रयोग उनका पास नहीं हो पाया। क्या 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 वजह है कि आप तमाम ऐसे मुद्दे उठाते रहे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान की नाराजगी का मुद्दा हो, तभी जनता आपके मुद्दों से कनेक्ट नहीं हो पाई? ये बड़ा सवाल है। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्पना चौहान, नेता बीजेपी की। अल्पना चौहान, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चंद्रेश कुमार सिंह इस वक्त हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। चंद्रेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। निशांत ठाकुर इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता। निशांत ठाकुर जी, आपका स्वागत है। और भी कई पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आता हूं अल्पना के पास। अल्पना, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, ग्रैंड बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शंकर जी। प्रचंड जीत की बधाई आपको दी जानी चाहिए। जनता ने आपकी पार्टी को गजब का मैंडेट दिया। सीटों की संख्या घटी, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जनता का मैंडेट है कि हाँ, बीजेपी में उनको भरोसा है, बीजेपी को पूरा मौका दिया गया। आप मुझे बताएं, काम क्या किया? शुरुआत में जो दावे कर रहे थे आप लोग, अब तो लगता होगा ना कि हम लोग जो दावे कर रहे थे वो हवाई दावे नहीं थी, वो वादे हवाई नहीं थी। जनता के बीच हम लोग के दावे का असर हो रहा था। बताइए, मोदी मैजिक, योगी इफेक्ट, तमाम तरह की चीजों को मिला करके बताइएगा। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया वॉइस पर मुझे समय देने के लिए। गौरी शंकर जी, ये जीत सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई। ये जीत राष्ट्रवाद की है, विकासवाद की है, सुशासन की है। और आप देखिए, डबल इंजन की सरकार ने हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास की गंगा बहाई है। चाहे वो सुरक्षा का विषय हो, चाहे वो सम्मान का विषय हो, चाहे वो खाद्य आपूर्ति का विषय हो,
या घर घर में राशन पहुंचाने का विषय हो, या फिर कोरोना जैसी आपदा महामारी में जिसमें भाई भाई का साथ छोड़ देता था, पिता बेटे का साथ छोड़ देता था, लेकिन उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपनी जनता के साथ तन मन धन से खड़ी रही। दूसरी चीज, हमें जनता ने 2017 में ये मौका दिया अपनी सेवा करने का। 5 साल हमने जनता की सेवा की और पुनः ये अवसर हमको जनता ने दिया है कि रुक हम जाइए और निशान ज्यादा जी, जो इतना कुछ अधूरे परेशान काम मत रह गए हैं होइए, उनको पूरे करें। थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए अभी आप लोग ऐसे ही, है ना। और देखिए सबसे बड़ी खुशी की बोलने बात दीजिए गौरी इनको। शंकर जी। जी, 2017 में महिलाओं का 41% वोट प्रतिशत भाजपा को मिला था, और इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में लगभग 51% वोट फीसदी महिलाओं को मिल रहा है। इस बार जो मिला है महिलाओं का भाजपा को, तो महिलाएं, समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे युवा हो या महिला हो, प्रत्येक वर्ग ये जान चुका है कि अगर राम राज स्थापित कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सुशासन की कल्पना अगर कोई कर सकता है, उसको जनता के घर घर तक, और अंत्योदय की कल्पना जो हमारे पार्टी के जो हमारे फाउंडर्स हैं उन्होंने की, और आज वो अंत्योदय का जो सपना साकार किया वो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने आज ये दिखा दिया। बहुत अच्छा। अल्पना जी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे। आपका ये जो विंडो है बहुत अंधेरा दिख रहा है, मुझे लग रहा है लाइट की दिक्कत है वहाँ पर। थोड़ा सा लाइट वहाँ पर आप बढ़ा लीजिए ताकि फेस कम से कम क्लियर दिखे, जनता को समझ में आए कि किससे वो आप मुखातिब हो रही हैं। चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा अल्पना आपके पास। आप समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त निशांत हमारे साथ हैं। निशांत, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मैं सांत्वना दूँ, ये नहीं कहूँगा कि आप लोग हार गए, ये भी नहीं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने मेहनत नहीं की, समाजवादी पार्टी ने तैयारियों में किस तरह की कोई कमी रखी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद आप लोग जनता के मैंडेट को आप लोग दिल से स्वीकार कर पाए या नहीं कर पाए, बताइए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश की जनता, गरीब, पिछड़े, छात्र, नौजवान, सभी साथियों को कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी की इतनी बहुमत देकर विधायक बढ़ाए और वोट प्रतिशत बढ़ाया। समाजवादी पार्टी एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सदन से लगाकर जनता के दरबार तक समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियों के खिलाफ जनता के साथ खड़े हैं। बोल लीजिए, पूरा बोलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं टोकूंगा भी नहीं किसी को, जिसको जितना बोलना है बोलिए। बस इतना ही था आपकी झोली में निशांत जी। जी बताइए। सीट तो ठीक ही लाए हैं, तो थोड़ा उस हिसाब से बात कीजिए ना। आपसे ज्यादा चंद्री जी बोलेंगे अभी थोड़ी देर में। समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और जनता के लिए दोबारा से हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि इतना वोट प्रतिशत बढ़ा और विपक्ष में मजबूती से बैठने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया। जनता ने आशीर्वाद दिया, आपको लगता है आपको? जी। तो आशीर्वाद दिया होता तो आप लोग को जीत, आप भाई साहब सुनिए तो, भाई निशांत जी, आशीर्वाद दिया होता तो इस बार जीतने की जरूरत थी। जीतने आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मतलब जीत होती। मैं तो यही मानता हूँ, जो जीता वही सिकंदर, और वही आशीर्वाद है जनता का। आप विपक्ष में आ गए और एक अच्छी भूमिका। अच्छा चलिए, छोड़िए भाई साहब, वो सब मत सिखाइए मुझे। कल से मैं यही कर रहा हूँ, कितना किसको क्या मिला ना, एक सीट बता दूंगा कहाँ पे क्या हारे और कितने सीट से। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ एक्चुअली में। 72 घंटे से ही काम कर रहा हूँ निशांत जी, 72 घंटे से। आप कहाँ से आते हो, क्या करते हो, सब मेरे को पता है। आपको कितनी जानकारी है भी मुझे पता है। तो जो पूछ रहा हूँ बस उतना बोलिए। मैं आगे एक चीज़ जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि समाजवादी पार्टी विपक्ष के तौर पर एक अच्छी भूमिका का निर्वहन करेगी या नहीं करेगी, ये आप बताइए। समाजवादी पार्टी ये आपके लिए एक सवाल है। सदन से लगाकर जनता के दरबार तक मजबूती से वो खड़ी है और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लड़ेगी। क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करेंगे आप लोग? क्रूर नीतियों से जो गलत उसका विरोध करेंगे। उनका विरोध करेगी। तो जब क्रूर नीति थी बीजेपी की, तो जनता इतना एकदम आगे बढ़ के क्यों वोट कर दिया बीजेपी के फेवर में, बताइए। ईवीएम मशीनों को भी आप बताइए जो हवा में घूम रही थी, बैलेट पेपर गाड़ियों में बरामद हो रहे क्या थे। भाई साहब, बिना मतलब की बात करने लगे आप, फिर बिना मतलब की बात करने लगे।
अभी थोड़ी देर पहले मैं उत्तराखंड का एक डिबेट कर रहा था, उत्तराखंड का डिबेट कर रहा था। आते हैं अल्पना जी, आते हैं। अभी आज 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 कोई बहस मत कीजिए, आज कोई बहस मत कीजिए, आज आराम से बात कीजिए। उत्तराखंड का एक शो कर रहा था, अभी डिबेट कर रहा था, उसमें कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी की तरफ से जो झूठ फैलाया गया, जनता ने उस पर भरोसा कर लिया। चंद्रेश जी के पास मैं आ रहा हूँ। चंद्रेश जी, क्या वाकई आप भी मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से झूठ फैलाया गया उत्तर प्रदेश में? सीएम योगी की तरफ से झूठ फैलाया गया, पीएम मोदी की तरफ से झूठ फैलाया गया, जो काम बाकायदा बीजेपी की तरफ से गिनाए जा रहे थे वो सब झूठ था, और जनता झूठ पर भरोसा करके बीजेपी को इतना प्रचंड जीत दिला दिया जनता ने। आप भी मानते हैं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ क्या? गौरी शंकर जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत प्राप्त हुआ है, जो जन समर्थन प्राप्त हुआ है, उसका हम बहुत सम्मान करते हैं, सर झुकाकर सम्मान करते हैं। जनता का जो निर्णय है वो सर माथे पर है। लोकतंत्र में चुनाव का जीतना हारना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। इस देश की जनता ने कांग्रेस को लंबे समय तक प्यार दिया है, स्नेह दिया है। केंद्र और प्रांत की राजनीति में इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लगातार मुद्दों पर लाना चाहते थे, और भारतीय जनता पार्टी उस राजनीति को लगातार सांप्रदायिकता की तरफ और जातिवाद की तरफ मोड़ना चाहती थी। हमने बिल्कुल ईमानदारी से अपना लड़ाई लड़ा, उन्हें जो करना था उन्होंने अपना कार्य किया। जनता का जो निर्णय है वो स्वीकार्य है। हमारे लिए आज का दिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने का दिन नहीं है, आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने का भी दिन है। अच्छा, तो क्या तो चंद्रेश कुमार जी, आपकी पार्टी अब क्या आत्ममंथन कर रही है? क्योंकि पहले वाला जो आत्ममंथन था आप लोग का, वो तो फेल हो गया, वो प्रयोग काम नहीं किया, वो आत्ममंथन आत्मचिंतन जो आप लोग। इतिहास में बहुत सारे अच्छे नेताओं को भी हमने हारते हुए देखा है, बुरे नेताओं को जीतते हुए देखा है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो चुनाव जीतते हैं उनको एक जिम्मेदारी मिलती है सरकार बनाने की, जो चुनाव हारते हैं उनको दोहरी जिम्मेदारी मिलती है, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करके उसे नकेल कसने की और समाज के बीच रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य करने की। यदि हमने समाज में अपना विश्वास खोया है तो हमें उस विश्वास को वापस लाने के लिए समाज में रचनात्मक सृजनशील कार्य करना होगा। हम मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे। इस देश में अकबर ने भी बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, राणा प्रताप ने छोटे साम्राज्य की स्थापना की थी। हल्दी घाटी का चुनाव हार गए, मेवाड़ इन्होंने हार गए, मेवाड़ कभी भी जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी आज देश की जनता गर्व से राणा प्रताप का नाम लेती है, क्योंकि वो सत्य और धर्म के मार्ग पर थे। शायद अकबर ने छल से बहुत राज्यों को जीता, इसलिए वो आम जनता के लिए उतने सम्मानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जी, ये लोग लगातार उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति को गलत दिशा मैं कांग्रेस का ऐसा पहला प्रवक्ता देख रहा हूं या सुन रहा हूं, चंद्रेश जी आप ही के बारे में कह रहे हैं, जिन्होंने आज महाराणा प्रताप की तारीफ की और अकबर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया। ये मैं पहली बार देख रहा हूं। मतलब कुछ बदलाव, मतलब यहाँ से मैं कुछ चीज जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। गौरी शंकर जी, कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को कभी नहीं रोकती है। हाँ। उन्हें अपना मत, उन्हें विचार रखने का पूरा हक होता है। क्यों अल्पना जी, पार्टी गाइडलाइन की भी हम अल्पना जी, योगी आदित्यनाथ को अब आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव की तरफ से बुलडोजर बाबा, पता नहीं क्या क्या, गुल्लू के लिए बिस्किट लेके जाना, और गोरखपुर उनको भेज दिया गया है। चुनाव मतलब 10 तारीख से पहले उनको गोरखपुर शिफ्ट कर दिया गया है। तो मामला देखिए पलट गया, उलट गया। अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये बुलडोजर का जो बूस्टर डोज लगा बीजेपी पार्टी के अंदर, उसकी बीजेपी को बड़ा फायदा इसको मिला। क्या वाकई में अब विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया है उत्तर प्रदेश में? अब विपक्ष के लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल भरा काम है। खास तौर पर बीएसपी तो खत्म है, कांग्रेस खत्म है, बाकी छोटी मोटी पार्टियां इधर उधर कुछ कर रही थी। एसबीएस आते हैं सर, खत्म है सर। आपका सुनिए भाई, सुनिए ना। आज काउंटर क्यों करें? सुनिए ना भाई साहब, आज कृपया करके मत लड़ो, आज मत लड़ो, क्योंकि इतने महीनों से लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी बस इतनी बेहतर है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बस इतनी ही बेहतर है कि बीएसपी से एक सीट ज्यादा लाई है। मैं तो इस एंगल से देख रहा हूं, बाकी आपको बेहतर पता होगा। अल्पना एक बात बताएं, क्या विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया? विपक्ष के पास एक भी मुद्दे बीजेपी की तरफ से नहीं छोड़े गए। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा तो बीजेपी के लिए कोई खतरा भी नहीं है, तो बीजेपी अब कैसे राज करेगी? मौका तो मिला है आप लोगों ने राज, लेकिन कैसे आप करोगे, ये बड़ा सवाल है। मैंने आपके डिबेट पर बैठ करके 15 दिन पहले एक लाइन बोली थी कि समाजवादी वाले भैया के नक्षत्र इतने बढ़िया है कि पहले 2 लड़कों की जोड़ी आई, उनको निपटा दिया। उसके बाद बुआ बउआ की जोड़ी आई, बुआ जी को निपटा दिया। फिर मैंने लाइन बोली थी कि जयंत जी के साथ ये आए हैं, इनको ये निपटा देंगे, विपक्ष पूरी तरह धराशायी हो जाएगा। ये बात मैं 15 दिन पहले आप ही के चैनल में और इसी समय इसी प्राइम टाइम में बोल कर मजबूती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। रुक जाइए निशांत जी, रुके। आज बोलने दिए, सब फेरा फेरी बोलेंगे, कोई काउंटर नहीं करे। निशांत भाई सुनिए, परेशान मत होइए भाई साहब, परेशान मत होइए, है ना। सत्ता मिला नहीं, अभी भी आप बोलने में एकदम आगे चल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। जब बोलने का मौका था तो बोला नहीं, जनता को समझा नहीं पाए, अभी डिबेट में बैठ के क्या करोगे बोल करके? बोलने दीजिए अल्पना जी को पहले, बोलिए अल्पना जी। विपक्ष की जब बात उठ रही है तो विपक्ष मजबूती से खड़ा होकर कार्य करेगा और करता आया है समाजवादी पार्टी। हाँ, अरे भैया ये आप भी चैनल पर बैठे हैं, डालिए थोड़ा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रभात आते हैं अल्पना जी, मैं एक सवाल लेके भी थोड़ी देर में आता हूँ। पहले प्रभात त्रिपाठी से मैं बात कर लूँ। प्रभात त्रिपाठी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, बहुत कुछ सुनने को मिला उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में, खूब सियासी बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, गर्मी निकाल देंगे, चर्बी उतार देंगे, आतंकवाद, तमंचावादी, माफिया, मुझे तो याद हो गया था, तमंचावादी, माफियावादी, परिवारवादी, फिर इसके बाद आ गया उल्टा लटका देंगे, पहले हिसाब करेंगे तब पोस्टिंग ट्रांसफ़र होगा। आप काशी, मथुरा, अयोध्या सब कुछ चल रहा था। क्या लग रहा था उसी वक्त, नहीं लग रहा था आपको कि बीजेपी तय है, बाकी पार्टियां हवाबाजी में लगी हुई है, जनता का मैंडेट पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में ही आएगा? बताइए जरा। देखिए गौरीशंकर जी, इसको विपक्ष के हमारे साथियों को जो पैनलिस्ट हैं, स्टूडियो से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, नंबर 1 बात। सही बात। नंबर 2 बात, इनके जो शीर्ष नेता हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सामने आज परास्त क्यों हो गए, इसका मुख्य कारण है कल विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को मिली और अक्टूबर में गुजरात में चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात अहमदाबाद पहुंच गए। सही बात ये है। पार्टी 24/7 365 डेज काम करने वाली पार्टी है। हमारे विपक्ष के साथियों को, उनके नेताओं को, साथियों को, पैनलिस्ट को मैं राय नहीं दूंगा, उनके नेताओं को ये चाहिए कि अपनी कनेक्टिविटी जो है वो जनता के बीच बनाए रखे। अभी कोई विपक्ष खत्म नहीं हो गया है। कि समाजवादी पार्टी तो एक बड़े मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी है, 3 करोड़ वोट मिला है, प्रदेश के जनता ने वोट दिया है। लेकिन भैया कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप चले जाएं 2022 में 24 में जब आप चुनाव होने जा रहा हूं कि 3 महीने बाद आए, प्रियंका सड़कों पर उतरे और अभी से ट्वीट वार शुरू हो जाए समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का और बीएसपी तो चली गई। बीएसपी ने एक बड़े लाभ के कारण अपनी पार्टी को बिल्कुल समाप्त कर दिया, एक बड़ा लाभ उनको मिलने जा रहा है। सवाल जो भाजपा चाहती थी, देखिए भाजपा की जीत के कारण जो बने हैं, चाहे वो राशन का और नमक का और जो डिलीवरी सिस्टम का था, गुड गवर्नेंस का था, समाजवादी पार्टी के परसेप्शन को उन्होंने बार बार जनता के बीच रखा। समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं काउंटर किया, अखिलेश ने क्यों नहीं काउंटर किया, वो जनता को क्यों नहीं बता पाए। फर्स्ट टाइम जो वोटर था, जो जय अखिलेश करता था, भारी भीड़ दिखाई देती थी और बाइपोलर चुनाव होने के नाते अखिलेश को यह महसूस हो गया कि हम तो मुख्यमंत्री बन गए और हमें तो अब सत्ता मिलने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई मुद्दे ऐसे थे जो जमीन पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन ईवीएम तक पहुंचते जनता ने उस नेता को चुना जो जनता से कनेक्टिविटी बनाए हुए था। जिस नेता ने कानून व्यवस्था अच्छी की उसको चुना, जिसने राशन पानी को सही तरीके से डिलीवरी दी, भ्रष्टाचार को समाप्त किया, उसको चुना। तो ये आत्ममंथन करने की जरूरत है हमारे जितने विपक्षी नेता हैं। ये नहीं कि यहाँ बहस
अब बहस करें और लड़ाई झगड़ा करें। और आज भारतीय जनता पार्टी का तिलकोत्सव हुआ है, 15 तारीख को शपथ समारोह हो जाएगा, योगी 2 सरकार काम करना शुरू कर देगी। आप उनके मुद्दों को लाइए। क्या कमियां थी 5 साल में? क्या उन 5 साल के योगी के कार्यकाल में क्या करप्शन हुआ, क्या दंगे हुए, कैसे कामकाज होता, उसको आप लाइए रखिए। अगर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उन्होंने अपना, देखिए अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई है, नई सपा है, नई हवा। इससे मतलब नहीं है ये नारा बना लेने से जय जय भैया जय जय अखिलेश। आपको काम करना पड़ेगा, आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, आपको सिस्टम को बनाना पड़ेगा। आप कोविड कार्यकाल में कितना लोगों ने आलोचना की, टीम 11 का गठन हुआ, योगी जी रात दिन मेहनत करते रहे, रात दिन काम करते रहे, आलोचना लोग करते रहे। उन्होंने कानून व्यवस्था पे ध्यान दिया। बुलडोजर बाबा आज अगर कहा जा रहा है तो ये बुलडोजर आम आदमी पे नहीं चला था, ये बुलडोजर माफियाओं पे चला था, ये बुलडोजर उन पे चला था जहां बुलडोजर चलना चाहिए था। अब बुलडोजर का लोग हवा बनाएंगे, बुलडोजर पे लोग वो करेंगे। अरे भाई, अगर आपको याद होगा जब लखनऊ में हजरतगंज में बवाल हुआ था और पीएफआई के लोग आ गए थे तो लोगों के पोस्टर चिपक गए थे, तो लोगों ने बड़ी आलोचना की थी कि ये तो लोकतंत्र में और अभिव्यक्ति की आजादी में एक कुठाराघात है। लेकिन उसका संदेश क्या गया, उसका असर क्या पड़ा, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपके ऊपर अगर दंगाई का टैग लग रहा है, आप पे कानून व्यवस्था का टैग लग रहा है, आपको उन्होंने परिवारवाद वंशवाद की बात की, आप इसको काउंटर कीजिए। मैं तीनों राजनीतिक दलों से कह रहा हूं कि राजनीति आपकी खत्म नहीं हो गई है। आप एक लंबी रेस के घोड़े हैं अखिलेश। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस का समापन हो गया है। कांग्रेस अगर 32 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है तो कांग्रेस आने का प्रयास करे ना। ये नहीं कि आप बहुत बढ़िया बात, प्रभात जी बहुत ही बेहतरीन बात। पार्टी का जो जमीनी करंट था बिल्कुल वो जनता से जुड़ा हुआ था, वो जनता की डिलीवरी के साथ जुड़ा हुआ था। बहुत आपको वो राजनीति करनी पड़ेगी। बहुत राजनीति के वो दिन चले गए कि आप बैठे हुए, आपने लीडर्स तैयार कर दिए, आपने छोटी छोटी जाति के नेताओं को अपनी पार्टी में ले आए कि वो वोट जोड़ देंगे और हम सत्ता प्राप्त कर लेंगे। वो अपना चुनाव हार गए। अरे भाई, ये जो लोग आते हैं, ये मौसम वैज्ञानिक टाइप के जो लोग होते हैं नेता, ये आपकी पार्टी को जिताने नहीं आए थे, ये आपकी पार्टी को हराने आए थे। इसका आत्ममंथन करना होगा आपको कि आपने मुलायम सिंह की राजनीति थी, 90 से मुलायम सिंह राजनीति करते थे, वो जमीन को उतर के राजनीति करते थे, वो एक एक व्यक्ति को पहचानते थे, एक एक व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख के बात करते थे। आपको वो राजनीति पैदा करनी पड़ेगी, आपको वो करंट पैदा करना पड़ेगा। अगर आप वो करंट नहीं पैदा कर पाएंगे तो आप जाइए इंग्लैंड घूमिए, आप जाइए, आप पलटन पे निकलिए, प्रियंका जी आए वो पलटन करें, किसी को लोकतंत्र में किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे विपक्ष के, चलिए बिल्कुल सर, आएंगे थोड़ी देर में, अब आएंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई तो अब डबल इंजन की सरकार दूसरी बार सजकर पूरी तरह से तैयार है। बाकी जो पार्टियां हैं, ऐसा मैंडेट देखकर लग रहा है कि बाकी पार्टियों को अभी भी जनता नकार रही है, तो बाकी पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रभात त्रिपाठी बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को उन्होंने बताया कि किस तरह से दूसरी पार्टियों को समझने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। अभी आप ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि अभी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है, जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो खुद को ऐसा बनाना होगा कि जनता के बीच में आपकी एक अलग पहचान बने। मैं आ रहा हूँ इस वक्त अल्पना के पास में आ रहा, अल्पना चौहान। अल्पना, एक बात बताएं, अब डबल इंजन की एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। आप लोग बार बार कहते रहे हैं कि 2.5 साल से 3 साल ही काम करने का मौका मिला, इस बार तो पूरा मिलेगा, 5 साल मिलेगा। तो अब सरकार के पास किस तरह की चुनौतियां हैं, कैसे इस रोड मैप को 5 साल में पूरा कर पाएगी, किस तरह से सरकार उस पर चलेगी? देखिए, बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो अधूरे रह गए क्योंकि विपक्ष ने गड्ढे इतने भर दिए थे कि जब 2017 में हमें उत्तर प्रदेश मिला तो बहुत ज्यादा स्थिति इसकी खराब थी। तो हमने उस कोरोना की महामारी में बहुत मेहनत करके जनता को बचाया, उस दौरान जनता के साथ खड़े रहे। बहुत कार्य जो करना चाहते थे उस कोरोना आपदा के दौरान नहीं कर पाए जो हमारी सरकार चाहती थी। तो जो कमियां रह गई हैं, जो कार्य हमारे एजेंडे में पहले से थे, जो चले आ रहे हैं, कुछ अधूरे रह गए हैं, उनको भी आगे किया जाएगा।
समाज के प्रत्येक वर्ग में, गांव, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति के लिए, माता, बहनें, युवा, हर व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का काम हमारी पार्टी करेगी। और अंत्योदय की जो हमने संकल्पना की है उसको हम पूरी तरीके से इस 5 वर्ष के कार्यकाल में जनता को डिलीवर करेंगे। ठीक है, निशांत के पास आ रहे। निशांत, प्रभात त्रिपाठी जी की बात का कुछ असर हुआ आपके ऊपर? प्रभात साहब की बात का असर होगा और असर रहा है हमेशा ही वरिष्ठ पत्रकारों का और सभी साथियों का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बहन ने बात कही कि बेटियों के पक्ष में ये सरकार चलेगी, तो पुनः मैं दोबारा से हम लोग तो निवेदन भी और आशा कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की नीति यही रही है कि बेटियों के पक्ष में रहे। जो बेटी जलाई गई थी, ऐसे बहुत सारे हाथरस जैसे कांड हुए हैं। नहीं सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है भाई साहब आप। तुम बेटियों की बात आप सुधरने के लिए तैयार ही नहीं हो, क्या करूँ? आपकी पार्टी के नेता जी कहते हैं क्या हो जाती है बेटियों के बारे में। एक मिनट, आज कोई काउंटर नहीं। अल्पना जी आराम से बैठिए, एंजॉय कीजिए, जीत को एंजॉय कीजिए, लड़िए मत। निशांत को बोलने दीजिए। बोलिए निशांत। इंस्पेक्टर थानों में मारे गए हैं बजरंग दल के, जो कि इनके सहयोगी कार्यकर्ता रहे हैं। ठीक है, जिन बेटियों को हाथरस जाते में माता पिता को अंतिम संस्कार करने का। भाई साहब एक मिनट निशांत, एक मिनट। लेकिन ठीक है, हम लोग आशा करते हैं समाजवादी पार्टी। निशांत जी कुछ ही पूछ रहा हूँ, एक ही जवाब देते हो। मुझे बताओ क्यों हार गए आप लोग? अब मुझे ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सवाल पूछना पड़ेगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, क्यों हार गए आप लोग? बताइए। जनता का जनादेश समाजवादी पार्टी, तो जनादेश है तो समझ में नहीं आ रहा आपको निशांत जी? जनादेश है तो क्या बेकार की बातें कर रहे हो, है ना? ये मुद्दा वो मुद्दा, क्या बात कर, जो मुद्दा जनता से ज्यादा समझ रहे हो क्या आप मुद्दे को? जनता से ज्यादा मुद्दे की समझ आपको है निशांत जी? जनता से ज्यादा मुद्दे की समझ आपको है? मुझे नहीं है जनता से ज्यादा, हाँ, तो जनता को समझ में आ गया ना कि कौन हवाबाजी कर रहा था और किसे मुझे वोट करना है। तो फिर जनता के मैंडेट को स्वीकार भी करो और तुरंत पलट करके आप गाली भी दे रहे हो जनता को। बीजेपी को गाली देने का मतलब जनता को ही तो गाली दे रहे हो। आप इस बयान को मोड़ तोड़ के ना दिखाइए। इस जनता को गाली देने का तो कोई शब्द ही नहीं उठाया। अखिलेश यादव पता नहीं कैसे कैसे लोगों को प्रवक्ता बना देते हैं। आप प्रवक्ता हैं क्या समाजवादी पार्टी के निशांत जी? प्रवक्ता आप हैं? हाँ। आपको जानकारी नहीं रहती लगता है पार्टी के बारे में? कोई स्टैंड नहीं रख पाते हो आप? मतलब मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, पार्टी आपकी हार गई और ऊपर से आप लड़ने के लिए तैयार हो। किससे लड़ रहे हो भाई साहब? किससे लड़ रहे हो आप? किससे लड़ने के लिए तैयार हो? किससे लड़ रहे हो? जनता के साथ। जनता के मैंडेट को आप मजाक बना रहे हैं। चलिए रहने दीजिए। मुझे निशांत जी मजा नहीं आ रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। आपसे बात करके मजा नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ कहोगे कि चलिए मैं आत्ममंथन करेंगे। जो कह रहे हैं चंद्रेश जी भी कह रहे हैं, चंद्रेश जी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं आत्ममंथन करेंगे, मैं खत्म नहीं हुआ। प्रभात त्रिपाठी की बात का भी असर नहीं हुआ और मुझे ही बार बार बोलना पड़ रहा है। लेकिन आप पता नहीं क्या बेटी जला दिए तो ये कर दिए वो कर। भाई साहब चुनाव प्रचार में आप बोल के थक गए। जनता ने भरोसा नहीं किया। जनता को सुनिए ना, जो भी कांड घटनाएं घटी उत्तर प्रदेश में उस पर एक्शन हुआ ना, एक्शन से जनता संतुष्ट नजर आई, तभी तो मैंडेट मिला है। छोटी सी बात समझ में नहीं आती आपको? चंद्रेश जी अब रुक जाइए निशांत जी, मैं सही बता रहा हूँ। आप मेरे डिबेट में आए लेकिन मेरे को मजा नहीं आ रहा है आपसे बात करने का। आपका लॉजिक बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वाकई में हैं। कैसे आपको बनाया गया है मुझे समझ में आप समाजवादी पार्टी का एक स्टैंड नहीं रख पा रहे हो और खुद को कह रहे हो मैं प्रवक्ता हूँ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है आपकी बात। आप क्या बात करना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं कि एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नेता अपनी पार्टी का ऐसा इस तरीके से स्टैंड रखेगा। अपनी हार एक्सेप्ट करो, संवेदना प्रकट करो, जनता के प्रति रिस्पेक्ट दिखाओ। निशांत ठाकुर, जनता के प्रति ना, जनता सुन लो भाई साहब, सुन लो, जनता के प्रति रिस्पेक्ट दिखाओ। निशांत ठाकुर, रिस्पेक्ट दिखाओ जनता के प्रति। उसके मैंडेट को एक्सेप्ट करो निशांत ठाकुर, उसके मैंडेट को सहजता से एक्सेप्ट करो जैसे चंद्रेश जी कर रहे हैं। और अगली लड़ाई के लिए अब खुद को तैयार करो। बीजेपी को मत कोसो आप, है ना? बीजेपी को कोसने से कोई फायदा नहीं है। कोस के थक गए, नहीं मिला ना, अगली बार ऐसे ही कोसते रहोगे। अगली बार जो कुछ मिला है ना आधा हो जाएगा फिर। और मैं गलत बात कभी नहीं करता, जिसको मैं जितना बोला उतना ही मिला। मेरे एग्जिट पोल को देखा था ना आपने, मैं बोला था ना कि हार जाओगे भाई साहब,
मुझे गालियां लोग दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी को मैं बोलता था प्रयोग कर रहे हो लेकिन पता नहीं फायदा होगा नहीं होगा। चंद्रेश जी के पास में आ रहा हूँ। चंद्रेश जी एक बात बताएं, विश्वसनीयता की बड़ी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मुद्दे नहीं उठाए, मुद्दे बहुत बेहतर तरीके से आपने उठाए, मैं तारीफ भी किया कई बार कि प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव नजर आई, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को रखा, घटनाओं पर जाती भी थी, लेकिन दिक्कत यह है कि कनेक्टेड नहीं हो पाए आप लोग। प्रियंका गांधी जाती थी, कुछ दिन रहती थी, दलित के बीच में जाके खाना खा लेती थी। दलित को ही पता है कि ये सब ड्रामा है, मेलो ड्रामा है, दलित का बच्चा उठा लिए, खाना खा लिए, फिर जाकर के वो आलिशान कोठी में, है ना, दिल्ली में आके रहती होंगी, सबको सब समझ में आता है ना चंद्रेश जी। तो ये मेलो ड्रामा से निकलिए आप लोग बाहर, ज़मीनी हकीकत को समझिए चंद्रेश जी, और ज़मीनी हकीकत को एक्सेप्ट कीजिए। क्या करेंगे आप बोलिए। प्रभात त्रिपाठी जी बोल रहा है ना कि आत्ममंथन कीजिए, कीजिएगा क्या जरा बताइए। एक सीट पाने वाले को तो बहुत ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है। चंद्रेश जी आवाज़ ही नहीं जा रही है। चलिए मैं प्रभात त्रिपाठी जी के पास दोबारा आता हूँ। प्रभात त्रिपाठी जी एक बात बताएं, ये जो जीत मिली है बीजेपी को, ये प्रचंड जीत कह लें या बुलडोजर की ताकत समझ लें, जो भी है, माफियाओं और अपराधियों को ख़त्म करने का, उस पर प्रहार करने का जो बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से बहुत तटस्थ तरीके से लिया गया, लोगों ने सराहा, लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद कुछ मुद्दे तो थे ना त्रिपाठी जी, कुछ मुद्दे तो थे। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, कोरोना के कार्यकाल में भी बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। क्या इन मुद्दों को विपक्ष की तरफ से जब उठाया गया तो जनता को भरोसा नहीं होता था, या फिर सरकार की तरफ से उसका समाधान मिल रहा था हर मुद्दे पर, इसलिए कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ता ही रहा? देखिए गौरीशंकर जी, इसको इस तरीके से आप लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में कि योगी की एंटी कंपेंसी अगर हम की बात करें तो एंटी कंपेंसी सरकार की होती है, और उस अगर एंटी कंपेंसी को अगर वो काउंटर करने जाती है और सरकार में एक ऐतिहासिक एक जीत दर्ज करती है, 3 दशक बाद कोई भी मुख्यमंत्री वापस आया है और पार्टी की सरकार वापस आई उत्तर प्रदेश से, तो वो मिथक तोड़ा गया है जो मिथक बना हुआ था। जिस तरीके से चाहे नोएडा का मिथक हो या आगरा गेस्ट हाउस का हो, उसको योगी ने बड़ा उससे तोड़ा और 24/7 काम किया। कोविड काल की आप जो बात कर रहे हैं, देखिए कोविड काल में जब लोग पैदल चल के आए, लोगों के पैरों में, मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए थे, लोगों ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया कि योगी जी ने ये नहीं किया। योगी जी ने चुपचाप सारी बसें बेच के छात्रों को ही बुलाया वहां से राजस्थान से, और जो लोग कैसे सेवा कर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी के जो फ्रंटियर संगठन, जो बूथ स्तर के लोग थे, 15 प्रमुख थे, ये लोग निकलते थे, जाते थे, और जो राशन का जो जब लोगों को लगा कि देखिए सबसे बड़ी चीज राशन पहले भी बढ़ता रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे आपके टैक्स का पैसा है और हमारे आपके टैक्स के पैसे से ये पूरी पीडीएस सिस्टम पहले भी चला आया, कोटेदार खा जाते थे, राशन देते नहीं थे। जब और अब डबल इंजन की सरकार है, 2 बार उनको मिला। जिस गरीब व्यक्ति को खाने के लिए जब उस पर रोजगार नहीं है, मजदूरी उसको नहीं मिल रही है, अगर उसको ये राशन मिल रहा है और उसके बच्चों की जीविका चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। और दूसरी बात, राजनीति में परसेप्शन बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। राजनीति में देश प्रेम बहुत जरूरी होता है, राजनीति में समाज प्रेम बहुत जरूरी होता है। क्या लगता है आपको त्रिपाठी जी, क्या लगता है कि जिन्ना के मसले पर इन लोगों का ढुलमुल रवैया, फिर कांग्रेस की तरफ से बाकायदा कई वैसे मुस्लिम जो शासक जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा तो किया नहीं था, उसकी तारीफ करना, किताब लिख दिया जाना, और बाकायदा इन सब चीज़ों को उठाए जाने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ अखिलेश यादव को। लोगों ने समझ लिया कि अखिलेश यादव दरअसल बस अपनी जाति की बात कर रहे हैं, कुछ धर्म विशेष के लोगों की बात करते हैं वोट लूटने के लिए, इनको डेवलपमेंट विकास से कोई मतलब नहीं है। अगर ये फिर से सरकार में आ गए तो फिर वही गुंडागर्दी, माफियावादी, अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा। कुछ इस तरह का परसेप्शन जनता के बीच में बना हुआ था क्या? देखिए गौरीशंकर जी, इसको आप समझिए, अखिलेश के साथ क्या हुआ। अखिलेश ने अपने परसेप्शन को जनता के बीच नहीं रख पाया, अपना परसेप्शन। हाँ। कि मैं एक पढ़ा लिखा एक नौजवान युवक हूँ, राजनीति में सेवा करने आया हूँ, मैं आपके साथ सेवा भाव से जुड़ूंगा, ये आप परसेप्शन नहीं बना पाए। आपकी पार्टी का जो परसेप्शन पहले था, आप खूब विकास का रोड मैप दे रहे हैं,
कि मैंने मेट्रो बनाया, ठीक है आपने बनाया, आपने काम किया, ऐसा नहीं कि अखिलेश ने काम नहीं किया, काम किया, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और विकास काम जो भी पार्टी होती है उसको विकास डेवलपमेंट करना पड़ता है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ आपकी सबसे बड़ी महिलाओं बेटियों की सुरक्षा का मामला था। अभी जो हमारे पैनल में बैठे थे जिनको आपने बार बार समझाने का प्रयास किया वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, तो बच्चे की तरह कर रहे हैं एकदम से। लखीमपुर छोड़ दीजिए कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। भाजपा ने किया, अब आप आगे क्या करेंगे, आप किस तरह काउंटर करेंगे इस पार्टी को? देखिए आज अगर मोदी और योगी का डबल इंजन की सरकार ने अगर काम उत्तर प्रदेश में किया है तो जनता ने उनको वापस लाया, और कनेक्टिविटी अब फिर योगी अगर 2 सरकार आ रही है, 15 तारीख को शपथ हो जाएगी, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सारे मंत्रिमंडल का गठन होगा, ब्यूरोक्रेट्स लाए जाएंगे, काम किया जाएगा। आप उनकी कमियों को बताइए कि 5 साल में योगी बाबा ने क्या नहीं किया। अभी आप पे मौका है, ऐसा नहीं कि 2024 का मौका नहीं है और आपको जनता ने खारिज कर दिया है। जनता ने आपको भरपूर वोट दिया है, जनता ने आपके साथ हमदर्दी दिखाई है। जो फर्स्ट टाइम वोटर था वो आधा आपको मिला है, जो रोजगार से परेशान था, महंगाई आज भी मुद्दा है और ये मुद्दा हमेशा बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। ये एक राष्ट्रीय एक बहुत बड़ी जो आपदा यूक्रेन में ये सब हुआ, और अभी पेट्रोल डीजल बढ़ने जा रहा है, गैस बढ़ रही है लगातार, ये सारी चीजें हैं, ये अभी महंगाई भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगी। आज वोट लोगों ने भाजपा को दे दिया है तो कल से भाजपा उनको जो है बिल्कुल मध्यम वर्गीय और सबको आराम से हर चीज देती रहेगी, नहीं दे पाएगी। बहुत संकट है अभी आगे और संकट आएगा, लेकिन राष्ट्र प्रेम की भाव, राष्ट्र प्रेम की जो अलग, जो एक हिंदुत्व समाज सनातनी धर्म को मजबूत करने का काम किया, ये सारे मुद्दे छोटे छोटे नहीं है, ये एक राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आप सिर्फ राज्य की बात करने लगे, आप सिर्फ सत्ता प्राप्ति की बात करने लगे, आपने उस परसेप्शन को हटाया नहीं। जो आपके संग टैगलाइन चल रहा है, एक तुष्टीकरण का आपके ऊपर चल रहा है, एक जो लगा हुआ है लगातार 90 के चले बाद से बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल अचानक चले काम प्रभात करने त्रिपाठी जी, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आता हूँ, अल्पना जी के पास चलते हैं। अल्पना जी एक बात बताइए, अब कई सारे मुद्दे जो पहले आप लोगों की तरफ से उठाए गए, उन मुद्दों पर आप लोग अब उसी तरह से फोकस्ड रहेंगे जैसा कि चुनाव प्रचार के दरमियान था, चाहे वो काशी की बात हो, मथुरा की बात हो, खासतौर पर मथुरा की बात हो, या फिर राष्ट्रवाद को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, इन सब चीज़ों पर अब क्लैरिटी आएगी, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार दूसरी बार बनने जा रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, 2024 में भी आप लोग उम्मीद करेंगे कि बीजेपी की ही सरकार बन जाए। तो अब क्या इन सब चीज़ों पर क्लैरिटी आएगी, क्योंकि देश की जनता इन सब चीज़ों पर क्लैरिटी अब चाहती है? देखिए, मैं बता देना चाहूंगी, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने जो भी मुद्दे उठाए वो कुछ चुनाव को दृष्टि में रखकर उठाए गए बिल्कुल मुद्दे नहीं थे। वो ऐसे अहम गंभीर विषय थे, जैसे हम शुरुआत से, जब से हमने सरकार बनाई है, हमारे एजेंडे में राम मंदिर का विषय अहम विषय था। विपक्ष हंसता था, विपक्ष कहता था कि ये तारीख नहीं बताएंगे और मंदिर कब बनाएंगे, इस प्रकार के विषय उठते थे, लेकिन हमने उस कार्य को पूरा किया। तो जो भी हमारे पूर्व के मुद्दे थे वो बिल्कुल सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं है कि जैसे कांग्रेस की तरफ से प्रियंका जी आती हैं, चुनाव के समय घूम के चली जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये इतनी मजबूत, हमारे साथ हमारे भाई वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, 24/7 काम के मोड में रहने वाली पार्टी है। एक बहुत बड़ा संगठनात्मक ढांचा हमारे पास है। हमारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर के, सबसे निचली कड़ी बूथ होता है, हमारे बूथ से लेकर के और संगठन महामंत्री तक का हमारी पूरी एक प्रक्रिया निरंतर अपने काम को करती रहती है। नहीं देखिए, सुनिए अल्पना जी सुनिए, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुद्दों से काम नहीं चलता है। कोई भी वहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर नहीं जीत सकता, बल्कि देश के मुद्दों पर वहां पर चुनाव जीते जाते हैं, वो वहां मतदाताओं के वोट लिए जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, इतनी जनसंख्या है यहाँ की, हर तरह के लोग रहते हैं, इसलिए देश के मुद्दे यहाँ पर उस तरीके से उस पर चर्चा होती है। मुझे थोड़ा सा बताएं, मैं जो जानना चाहता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, या फिर बाकायदा कई ऐसी कुरीतियां हैं दूसरे धर्म में या हिंदू धर्म में भी, इसको लेकर बहुत सारे वादे आप लोगों की तरफ से किए गए हैं,
इस पर क्या आप लोग का स्टैंड आगे 5 साल में दिख जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ सरकार बिल्कुल बहुत कोई स्टैंड चीजें लेने जा आपको रही नई है अब? दिखेंगी। बिल्कुल नई चीजें आपको और भी दिखेंगी, ये सच है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम जो कहते हैं उसको करने में विश्वास रखते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारा जो सबसे प्रथम एजेंडा है सिर्फ विकास है, सिर्फ और सिर्फ विकास है। ये विपक्ष है, हम पर छीटाकशी करता है, हमको एक धर्म जाति में बांटता है। आज आप देख लीजिए कि हमने जो योजनाओं का लाभ दिया, हमने किसी जाति को देखकर लाभ नहीं दिया। आज आप देखिए बहुत सारे उज्ज्वला के सिलेंडर पहुंचे, आप देखिए उस वर्ग को पहुंचे जो वर्ग हमारा वोटर नहीं है। लेकिन हमने जो बात की, हमने सबका साथ सबका विकास की बात की, हमने समानता की बात की, हमने राष्ट्रवाद की बात की। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और बहुत अच्छी बात भाई साहब ने कही थी, बुलडोजर का जो विषय आया है। आज देखिए योगी जी एक अंतर्राष्ट्रीय फेम बन चुके हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अन्य राज्यों के लोग योगी जी को मान रहे हैं। तो हमारे जितने नेता हैं वो किसी परिवार से नहीं आते कि वो उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी नानी नेता रहे हैं। हमारे नेता जो है एक चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, एक साधु, एक महंत हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है, भारत माता सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है और बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलिए मैं निशांत के पास आ रहा हूँ। निशांत जी सुन पा रहे हैं? अगर बोलने देंगे तो बात करो वरना हटाऊं। बिल्कुल बोलने देंगे, क्यों नहीं क्या बोलने यार, देंगे? ये तुम आप विपक्ष इस तरीके की बात करते हो और हाँ, हमेशा पता नहीं किस मोड में रहते हैं लोग, कब नहीं बोलने दिए आप लोग को, हमेशा बोलने देते हैं। अब सुनिए सवाल सुन लीजिए भाई साहब, तो बोलिएगा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दोगे तो क्यों नहीं बोलने देंगे? सवाल अब बताइए, अब आपके पास क्या क्या मुद्दे हैं जनता से जुड़ने के लिए, बताइए। बहुत छोटा सवाल है, इसका सही सही आंसर दीजिए मुझे। समाजवादी पार्टी इनका भ्रम आधे से अधिक पूरा कम कर चुकी है और 2024 के रथ रोकने के लिए पूर्ण जनता के साथ, जनता के सहारे से ही काम करेगी। विपक्ष के मद्देनजर, विपक्ष के अनुसार समाजवादी पार्टी कार्य करती रही है और कार्य करती रहेगी वर्तमान में। और बीजेपी का विरोध भी करते रहेंगे? बीजेपी की क्रूर नीतियों का विरोध करेंगे। अच्छा, क्रूर नीतियों का विरोध करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं निशांत जी, इसके बावजूद आप लोगों को नहीं लगता है कि ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी बात है, अच्छी एक सोच होनी चाहिए, आप लोगों को नहीं लगता है कि अब 5 साल का मौका आप लोग के पास है? वैसे लोकसभा चुनाव के लिए तो और कम ही मौका है, 2 साल में भी मौका मिल रहा है आप लोग को। इस 2 साल में ही आप लोग कुछ आत्ममंथन करके कुछ नई चीज़ें अपने लिए सोचें। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं लग रहा है कुछ खास तरह की जाति के साथ, कुछ खास तरह के धर्म विशेष के लोगों को जिसको पोलराइज किया जा सकता है, वैसे सब लोग नहीं हो रहे हैं आपसे। ये चुनाव तो यही कह रहा है, ये चुनाव यही कह रहा है कि धर्म पर जो बंटवारा करने की कोशिश हुई वो हो नहीं पाया, वो हो ही नहीं पाया, क्योंकि हर वर्ग के लोगों ने खुलकर बीजेपी को वोट कर दिया। तो अब बताइए, अब थोड़ा सा आप लोग का स्टाइल कैसे बदलेगा? अब राजनीति थोड़ी बदलनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी को। अब नारे से नहीं, कुछ काम से दिखाना पड़ेगा आपको। जितना समय चुनाव में मिला है, मिलेगा और रहेगा। प्रत्येक कार्यकर्ता हर दरबार तक, हर जनता तक जाकर कार्य करेगा, जैसे पहले से करता आया है। ऐसा नहीं है कि पहले से कार्य नहीं कर रहा है, पहले से कार्य कर रहा है। बड़े भाई पत्रकार साहब की बात है कि जनता तक हम लोग अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए, ठीक है। इस बात को ना पहुंचाते हुए भी फिर भी इतना जनता ने अपना सहयोग दिया, आधे से ज्यादा बहुमत बढ़ा है हम लोगों के बीच में, विधायक बढ़े हैं, फिर भी विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष में बैठ करके सारे जनता के कार्यों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष मजबूती से कार्य करेगा। समाजवादी पार्टी आगे भी जान चुकी है और जनता जान चुकी है कि मात्र समाजवादी पार्टी ऐसी है कि इनकी सीटों को नहीं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं निशांत ठाकुर की बस सब जैसा बोल रहे हैं उसी के मुताबिक चीजें चलेंगी। आपको आइडिया है कि आपके कितने विधायक अभी भागने वाले हैं आपकी पार्टी से? कैसे रोकेंगे? पार्टी का संगठन जो है आप लोग का ना, जो गठन है, जो संगठन आप लोग की जो मजबूती है पार्टी की, जिस पर आप इतनी बातें कर रहे हैं, वो 1-2 महीने में उसकी पूरी पोल खुल जाएगी। उसको कैसे रोकेंगे? आपके विधायक इधर उधर फोन भी लगाना शुरू कर दिए, मुझे सब पता है। मैं तो नाम सहित बता दूं, लेकिन मेरा ये सब काम है नहीं, मैं ये सब करता नहीं। आपके विधायक जो है, आपके कम से कम 15 से 20 विधायक में लिख के दे दूं आपको, कहीं 2-3 महीने में कहीं और जाने वाले हैं। कैसे रोकिएगा? पार्टी को टूटने से कैसे रोकिएगा?
पार्टी कहीं आपकी सफाई तक न सीमित हो जाए, ये डर नहीं लगता आप लोग को निशांत ठाकुर? ये नेतृत्व का जो फैसला होगा, विधायक लेवल का जो फैसला होगा वो लोग करेंगे। ये अभी मैं अधिकृत नहीं हूँ, इस बात को मैं रख सकूँ कि पार्टी की तरफ से इस तरीके की मुझे कोई जानकारी पता ही नहीं आपको। आप कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश जी ने हमको प्रवक्ता बनाया है, और आपसे ज्यादा जानकारी समाजवादी पार्टी के बारे में मुझे है। अब क्या बताऊं, आपको नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि पता नहीं आपको शायद उनका नाम भी ना पता हो, लेकिन कई लोग हैं जो इधर उधर फोन लगा रहे हैं और बहुत अच्छे से मुझे पता है कि क्यों फोन लगा रहे हैं वो। और बहुत बड़ी, और सुनिए मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी टूट होने वाली है समाजवादी पार्टी में, बहुत बड़ी टूट होने वाली है, और इतनी बड़ी होगी ना कि पता नहीं कैसे संभालोगे। मैं तो बड़ा चिंतित हो गया हूं समाजवादी पार्टी के लिए। प्रभात त्रिपाठी जी बताइए, मेरी चिंता कितनी सही है? नहीं, बिल्कुल सही गौरी शंकर जी, आपने बिल्कुल सही बात की। यही होता है जब बेमेल का विवाह होता है जिसे कहते हैं, चाहे वो आरएलडी हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। ये सब भाजपा को निपटाने आए थे, लेकिन ये सपा को भी निपटा देंगे। ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 5 साल का कार्यकाल बहुत होता है, 5 साल तक किसी को अब इंतजार करने प्रभात त्रिपाठी, इस पर एक बड़ा अच्छा चुटकुला चल रहा है। कुछ लोग जो बीजेपी का दामन छोड़ के भाग गए समाजवादी पार्टी में, बड़ा अच्छा चुटकुला मैं बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा है ना ऐसे ही मूड रखते हैं, क्यों लड़ना झगड़ना। उसमें कहा गया कि गए तो थे वो अंदर बाकायदा बैठ करके पूड़ी सब्जी खाने के लिए, है ना, पूड़ी सब्जी खाने के लिए, लेकिन अंदर ना पूड़ी मिला ना तो पूड़ी सब्जी मिली, और बाहर जब निकले तो चप्पल ही गायब था। मतलब ऐसे लोग जो बीजेपी से बाहर निकले, आप समझ रहे हैं कि पार्टी में जो आपने ब्रेकिंग न्यूज चलाई है ये बिल्कुल सही है गौरी शंकर जी। आने वाला समय महीने 2 महीने बाद यही होने जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या, अब फिर आपको एक बड़ा गंभीर होना पड़ेगा। ब्रेकिंग अभी नहीं चला रहे हैं सर, लेकिन मुझे पता है, मैं तो 10-15 लोगों के बारे में तो नाम, निशांत जी को मैं नाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मुझे क्या मतलब है समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से। सही है, मैं नहीं कहना चाह रहा था अभी, क्योंकि अभी तो इनका राजतिलक होने दीजिए, और विपक्ष के इनका इंग्लैंड का टिकट अखिलेश जी का हो गया है, परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, पलटन में निकलने दीजिए, आने दीजिए लौट के। पार्टी बचेगी नहीं आने वाले समय में जब वो लौट के आएंगे। तो ये तो होना है, ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कहाँ जा रहे हैं प्रभात त्रिपाठी जी, कहाँ जा रहे हैं वो? इंग्लैंड जा रहे हैं परिवार के साथ। निशांत जी इंग्लैंड जा रहे हैं, सही खबर है क्या? मुझे नहीं पता है निशांत जी, आप बताइए जरा। मुझे भी जानकारी नहीं है सर। बताइए, पूरी दुनिया को पता है कि आपके बड़े नेता इंग्लैंड जा रहे हैं, आप ही को पता नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रवक्ता नेता कैसे आप मतलब हो गए वो समाजवादी पार्टी के। निशांत जी आपसे ज्यादा जानकारी प्रभात त्रिपाठी जी को है, मुझे है कि क्या चल रहा है आपकी पार्टी में। आपकी पार्टी टूटने वाली है निशांत जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ सतर्क। जो इंग्लैंड जा रहे हैं उनको बोलिए कि थोड़ा सा रुक जाइए भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं, बचा लीजिए पार्टी को। बाकी जो करें कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या लेना देना आपकी पार्टी से, है ना। मैं थोड़ी प्रवक्ता हूँ आपका। तकलीफ होती है, चिंता हो जाती है कि भाई इतनी अच्छी पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कुछ लड़के बलात्कार कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बलात्कारी को थाने से उठा करके समाजवादी पार्टी के नेता ले जाया करते थे, उनका स्वागत किया जाता था। वो इतने महान शख्सियत की पार्टी, समाजवादी पार्टी में उनके बेटा अखिलेश यादव आ गए हैं। अखिलेश यादव पढ़े लिखे होने के बावजूद पता नहीं किस परिवारवाद में फंसे हुए हैं, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। अभी भी इंग्लैंड जा रहे हैं, जाइए। बाकी इधर बहुत अच्छा बोल रहे हैं प्रभात त्रिपाठी जी, पार्टी जब उधर से आएंगे मालूम चला पार्टी नहीं बची, सफाई तक समेत, मतलब जितना चाचा भतीजा सब हैं सब मिलजुल करके पार्टी चलाएंगे। अल्पना जी के पास एक फाइनल सवाल। अल्पना जी, बहुत प्रचंड जीत मिली है, बहुत बहुत बधाई इसलिए कि जनता ने भरोसा जताया है। जनता की इस भरोसे पर योगी सरकार ने 5 साल काम किया, बेहतर काम किया। 5 साल और बेहतर काम करे, हम लोग की शुभकामनाएं रहेगी हमेशा। और कोई भी सरकार जो बेहतर काम करती है तो उसका ओवरऑल उसका जो डेवलपमेंट का जो उसका प्रभाव पड़ता है विकास का, वो सभी लोगों पर पड़ता है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, बीजेपी के रोड मैप में अभी सबसे प्राथमिकता में क्या क्या चीज़ें हैं जो सबसे पहले सरकार को करना चाहिए? देखिए, हमने बहुत हद तक एक बीमारू प्रदेश को एक बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास किया। हम नंबर 1 विषय हमारे जो युवा हैं उनके विषयों को अहम प्राथमिकता देंगे। उसके अलावा महिला सुरक्षा वाले विषय पर हमने बहुत काम किया, तभी आज हमारे प्रति लगभग आधी आबादी ने 51% विश्वास जताया है। उसके अलावा कुछ ऐसे जो प्रोजेक्ट्स थे जो चल रहे थे,
जैसे एक्सप्रेस वे की बात हो या पूर्वांचल में कुछ थे या कुछ बुंदेलखंड में परियोजनाएं चल रही थी, उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। और एक आप देखिए कि जिस बढ़िया और सुंदर और खूबसूरत उत्तर प्रदेश की कल्पना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने की थी, 5 साल में आपको वो नजर आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया यह अल्पना वाकई जी। में और रामराज होगा। चलिए, आप लोग आते रहें। आज थोड़ा मैं हल्के फुल्के लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी जी। आज बहुत आपने मुझे काउंटर नहीं करने दिया। हाथ डूब ले हाथी डूब ले, डूबई साइकिल और नलकात, चाक के फिर बुलडोजर डोली, सीएम बनी हम। देखिए, मैं इस बाबा जी का ये रामराज है। इस पर अल्पना चौहान मैं भी एक बात कहूंगा। कहा जाता है ना कि जब लड़ाई आपकी किसी मजबूत पहलवान से होती है तो वो मज़ा आता है लड़ने में, आता है ना, बहुत मज़ा आता है कि सामने वाला जो हमारा अपोनेंट है बहुत मजबूत है। जब सामने वाला इंसान ही लाचार हो गया, कमज़ोर हो गया, तो उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसके साथ चलने की ज़रूरत होती है, उसको सांत्वना देने की ज़रूरत होती है। इसलिए ये सब चीज़ों को खत्म कीजिए। जनता ने तो ऐसा कर दिया बीजेपी के साथ ना, अब किस लिए? समाजवादी पार्टी को भी साथ लेके चलिए, बीएसपी को साथ लेके चलिए, कांग्रेस को साथ लेके चलिए। जितने लोग रहेंगे आपके साथ, जितने लोग आपके साथ रहेंगे, बीजेपी को सरकार चलाने में, जनता की भलाई के लिए काम करने में उतना ही बेहतर होगा। मैं पता नहीं कितना सही बोल रहा हूं, बाकी राजनीतिक पार्टियां अलग तरीके से सोचती है। आपने बिल्कुल सही बात कही। प्रभात त्रिपाठी जी, आप आए सर, बहुत अच्छी बात हुई आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्पना चौहान जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। निशांत ठाकुर, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।